आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार और शहरों की बात करेंगे, ढाका, अहमदाबाद, पटना, बेंगलुरु। ढाका की बात करते हैं, अभी बांग्लादेश की कैपिटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। 1905 में बंगाल को जब पार्टीशन किया गया था तो ईस्ट बंगाल की कैपिटल थी ढाका। हमेशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर रहा है, गंगा नदी के किनारे, मतलब वहाँ पे तो उसको गंगा नहीं बोलते हैं, पद्मा रिवर, तो उसके किनारे जो है ढाका जो है वो लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत, इसकी जो हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। एक कमर्शियल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रहा है, यहाँ से सारे टेक्सटाइल जो है, बंगाल का जो पोर्ट था, मेन पोर्ट, वो ढाका से लगता था। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल है, मतलब जो भी हमारे कमर्शियल मटेरियल्स होते थे, उसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। सिल्क और फाइन कॉटन, जिसको मुस्लिन बोला जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। 13th सेंचुरी में तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बंगाली को पता है, मुस्लिम मुस्लिम बंगाली टर्म, मतलब मुस्लिम का बंगाली टर्म क्या है? मलमल। मलमल का कुर्ता आपने सुना होगा ना, तो उसी को ही मुस्लिम कहते हैं। तो ढाका में इसको प्रोड्यूस किया जाता था। थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ढाका जो है, डेका या ढाका, प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल, स्पेशली मलमल का जो क्लॉथ है, जो कॉटन होता है, उसके लिए इसको जाना जाता था। अब बहुत ज्यादा पैसा आया तो अर्बन ट्रेड बहुत जबरदस्त हुआ। लेकिन जब मुगल्स ने बंगाल को 1574 में कैप्चर किया, मिलिट्री लीडरशिप मुनीम खान को दी, तब यहां पे हम देखते हैं कि ढाका को थाना या फिर मिलिट्री आउटपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक तरीके से, जैसा कि आप सारे शहरों में देख रहे हैं, मुगल्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे 1584 की बात करें तो जो थानादार है, कुछ समय के लिए, देखिए शुरुआत में मुगल्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो 1584 में ढाका के थानेदार को कैप्चर कर लिया और जेल में डाल दिया था। ईसा खान एक बंगाली चीफ था, उसके द्वारा बहुत कॉन्टेस्ट होते रहते थे। मुगल अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो ढाका है, मुगल मनसबदार राजा मान सिंह के पास गया और 1599 से लेकर 1603 तक यहां इनकी इंपॉर्टेंट सीट बैठी। तो मुगल्स के पास ही रहा ये। और उसके बाद मुगल्स ने यहाँ पे कुछ फर्म्स जो है वो इस्टेब्लिश की। बंगाल में, हर जगह बंगाल में फर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे थे, कारखाने इस्टेब्लिश कर रहे थे ताकि प्रोडक्शन है बढ़े। यही ढाका, ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट भी थी और इसके बाद इसको एज अ कैपिटल भी बनाया गया। आपको बता दूं कि ढाका जो है, ये जहांगीर ने इसको कमाल का, मतलब जहांगीर ने इसको बदल के रख दिया। तो पहले तो मुगल्स आया पे, अकबर ने इसको कैप्चर किया, लेकिन जहांगीर जब आया तो उसने इसको मिलिट्री पोस्ट बना दिया। और वहां से आपको बता दूं कि ढाका को रीनेम भी कर दिया गया था, जहांगीर नगर इसको बोला जाता था। तो जहांगीर ने इसको बदल के रख दिया, पे मिलिट्री आउटपोस्ट बना दी, बहुत ही तगड़ी मिलिट्री आउटपोस्ट बना दी। ठीक है, तो यहां पे ढाका जो है, इस्लाम खान के अंदर काफी फला फूला, गवर्नर था वो यहाँ का। और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार होती रही। फिर हम देखते हैं कुछ समय के लिए ढाका की ग्रोथ रुकी, लेकिन फिर से ये चलने लगी। शाहजहां ने प्रिंस शूजा को यहां का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर बेसिकली, अपॉइंट किया और कैपिटल शिफ्ट की ढाका से राजमहल। अब 1640 तक तो ये था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ढाका का जो साइज है वो डबल हो गया। सिटी जो है वो एक्सपैंड होने लगी और औरंगजेब ने भी टाउन को एक्सटेंड किया, नॉर्थ तक एक्सटेंड किया। अब उसके बाद मुगल अथॉरिटी, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे मुगल अथॉरिटी मेन टेक्सटाइल पे फोकस करती थी। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक तो शहर की पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि यहां पे कंज्यूमर क्लास ज्यादा था। यहां पे लोग जो है वो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। एलिट्स, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पे रहते थे। वर्क फोर्स में आर्टिजन्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल ग्रुप्स थे। दूसरी चीज, दूसरा फैक्टर ये था कि मुगल्स ने यहाँ पे कारखाने बनाने शुरू कर दिए। जहां पे कारखाना होगा वहां पे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसा रहा था। मुस्लिम जो है, मलमल का कहते हैं ना कि वो जो कॉटन है, मुस्लिम कॉटन, ये यहां से जबरदस्त प्रोड्यूस होता था और हर जगह प्रोड्यूस किया जाता था। और ओवरसीज भी इसको प्रोड्यूस किया जाता था। चाइना, आर्मेनिया, पर्शिया, अरब, सुमात्रा, सारे फॉरेन मर्चेंट्स यहां पे आते थे और कपड़े लेके जाते थे। डच ने भी अपनी फैक्ट्री जो है, अपनी आउटपोस्ट, मतलब पोस्ट जो है वो यहाँ पे, ट्रेडिंग पोस्ट जो है, इंग्लिश, फ्रेंच, डच ने, सबने 1682 आते आते यहाँ पे सेटअप कर दी। 18th सेंचुरी की बात करते हैं। 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल स्टेटस चेंज हुआ। जब औरंगजेब का देहांत हुआ, तो आपको पता ही है कि उसके बाद प्रिंस अजीम शान बहादुर जो है वो सूबादार बने यहाँ के। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि औरंगजेब तो ठीक है, औरंगजेब तक तो सब सही है, लेकिन औरंगजेब के बाद चीजें बिगड़ना चालू हो गई और अल्टीमेटली
मुर्शिद कुली खान जो है उसके पास बंगाल आया। पहले नवाब ऑफ बंगाल थे ना मुर्शिद कुली खान, उसने नाजिम की या कि नाजिम की पोस्ट ली। ठीक है, देखो 1715-16 तक ढाका जो है वो सूबादार के पास रहा। मोहम्मद हादी को ही मुर्शिद कुली खान बोला जाता था। मोहम्मद हादी जो है मुर्शिद कुली जफर खान का नाम था। तो जब मुर्शिद कुली खान को यहां का सूबादार अपॉइंट किया तो उसने बहुत ही जल्द नाजिम का टाइटल ले लिया और मुर्शिद कुली खान जो है वो डी फैक्टो ऑटोनोमस रूलर बन गया बंगाल का। फिर 1757 में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी, मैंने पूरा कवर किया है। तो बैटल ऑफ प्लेसी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, तो पूरा जो ये बंगाल है वो ब्रिटिशर के पास चला गया और फिर ब्रिटिशर ने बंगाल को तगड़े से रूल किया और बंगाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि ब्रिटिशर ने पूरा एक्सपेंशन ही बंगाल से किया। तो ऐसा था। अब ये ढाका की बात करें तो यूरोपियन कंपनी जो थी वहां पे लगातार इन्वेस्टमेंट करती रही और ढाका उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, कैपिटल मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ढाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो वीवर्स आर्टिजन थे उन्होंने ढाका छोड़ दिया, वो मुर्शिदाबाद चले गए, लेकिन उसके बावजूद ढाका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर बेस रहा क्योंकि बहुत सारे कारखाने यही थे। हाई कॉटन यहां से प्रोड्यूस किया जाता था, तो बहुत सारे वीवर जो है वो छोड़ के नहीं गए। कई बार क्या होता है ना कि जब कैपिटल शिफ्ट आप करते हैं, जब बड़े शहर आते हैं मुर्शिदाबाद जैसे, तो होता क्या है कि लोग भी वहां चले जाते हैं, लेकिन ढाका के साथ ऐसा नहीं रहा। फिर मनी सर्कुलेशन बहुत बढ़िया था। मनी सर्कुलेशन इतने बढ़िया था क्योंकि उस समय बैंक्स तो होते नहीं थे, तो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे। बैंकिंग ग्रुप, जगत सेठ जो सबसे बड़े उस समय बैंकिंग ग्रुप थे, और बाकी जो कॉटन मर्चेंट्स थे वो यहां पे ही रहते थे। हेडक्वार्टर्स भले ही उनका मुर्शिदाबाद था, लेकिन मनी सर्कुलेशन यहां से ही होता था। तो ऐसा था। तो ढाका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और ढाका सबसे ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो है वहां से यहां से एक्सपोर्ट किए जाते थे। बड़े बड़े इंपीरियल हाउसेस थे जो ये एक्सपोर्ट करते थे। और उसके बाद जब नवाब ऑफ बंगाल, जब मुर्शिद कुली खान के पास सत्ता आई, तब उन्होंने और ज्यादा डेवलप किया। तो बहुत सारे मेंबर ऑफ ओल्ड न्यू ब्यूरोक्रेट्स और उसके बाद टेक्सटाइल सोसाइटी, मतलब वीवर, स्पिनर, ब्लीचर्स, फॉरेन मर्केंटाइल कंपनीज, लोकल फॉरेन मर्चेंट सब यहां पे रहते थे और गजब का सप्लाई चेंज था। फिर 1765 के बाद ढाका में डिक्लाइन हुआ, लेकिन टेक्सटाइल हमेशा से सर्वाइव किया है। और आज भी अगर आप देखें बांग्लादेश, अभी आपने देखा ना जीडीपी पर कैपिटा, करेंट अफेयर है, जीडीपी पर कैपिटा कुछ समय के लिए, मतलब इस समय भारत से ज्यादा हो गई है। और टेक्सटाइल में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ गया बांग्लादेश। तो टेक्सटाइल वहां का, कपड़े वहां बांग्लादेश के बहुत बढ़िया होते हैं। टेक्सटाइल के बलबूते बांग्लादेश की जीडीपी बहुत बढ़िया बढ़ रही है। तो आप इतिहास का देख सकते हैं, आज भी असर देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की से पहले भी हमने बात की थी, लेकिन 18th सेंचुरी की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी में क्या था, तो भैया मुगल के पास अहमदाबाद आ गया। आपको पता ही है गुजरात पूरा ही अहमदाबाद, पूरा अहमदाबाद जो है, मतलब पूरा गुजरात जो है मुगल्स के पास आ गया। और अहमदाबाद भी एक टेक्सटाइल, भाई गुजरात तो पूरा टेक्सटाइल के लिए ही जाना जाता है। अब अहमदाबाद जब मुगल्स के पास आया तो अहमदाबाद रेवेन्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था 18th सेंचुरी में। देखो 18th सेंचुरी में हम देखते हैं गुजरात ने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खो दी, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कॉमर्स यहाँ पे नहीं रुका। प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वहां पे, यहाँ पे आजादी से इंडिपेंडेंटली काम करने लगे और स्ट्रगल भी, औरंगजेब के बाद स्ट्रगल शुरू हो गया था। गुजरात को अल्टीमेटली मराठास ने लिया कुछ समय के लिए। गुजरात, देखिए मराठा जो थे, मैंने आपको बताई था कि सूरत को प्लंडर किया था 2 बार, यहाँ पे शिवाजी ने अटैक किया और गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो अल्टीमेटली गुजरात मराठा के पास गया, ठीक है। और अहमदाबाद जो है 1753 में, 1753 में गायकवाड़ जो है उन्होंने अहमदाबाद का कंट्रोल लिया और यहां से मुगल रूल खत्म होता है और मराठाओं का रूल शुरू होता है। तो पूरा कंट्रोल गुजरात का मराठाओं के पास आ गया और इकोनॉमिक रिकवरी हुई। पेशवा बालाजी बाजीराव ने तो कमाल का काम किया, यहाँ पे गजब पीस लेके आए वो। प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ी, 2-3 गुना ज्यादा बढ़ी। क्लाइमेट बहुत बढ़िया था, कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के लिए क्लाइमेट यहाँ पे बहुत बढ़िया था। आर्टिस्ट आते थे, कारखाने तो ऑलरेडी यहाँ पे थे, डच फैक्ट्रीज जो थी वो यहाँ पे लगाई गई। यूरोपियंस, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच ने भी यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई। तो अहमदाबाद इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हुई और यही जो ये जो, क्योंकि देखिए गुजरात पोर्ट भी था, तो जो अहमदाबाद है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुजरात में, सूरत, बरोच, बड़ोड़ा, उसमें अहमदाबाद भी था। तो यहां से बाहर भी एक्सपोर्ट होता था। खत्री यहाँ की मेन कास्ट थी। खत्री लोग जो थे उनकी इस समय 18th सेंचुरी में डोमिनेंट पोजीशन थी, ठीक है। अब पटना की बात करते हैं। महाजनपद में भी पाटलिपुत्र हमको देखने को मिलता है। फिर नंद, मौर्यन, सुंग, गुप्ता, पाला एम्पायर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। शेर शाह सूरी, 16th सेंचुरी में एम्परर शेर शाह सूरी, उन्होंने बिहार की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। बिहार शरीफ से
पटना पाटलिपुत्र 1545 में शिफ्ट कर दिया था। बिहार, भैया शेर शाह सूरी यहीं से आते हैं ना, तो ये चीज है। उसके बाद औरंगजेब ने इसको एक्वायर किया और इसको अजीमाबाद का नाम दिया। फिर बिहार जो है, देखिए बंगाल जो है वो बिहार के बिल्कुल पास है ना, तो बंगाल का डेवलपमेंट होगा तो बिहार का भी डेवलपमेंट होगा। अजीमाबाद को पटना के नाम से बाद में जाना जाने लगा, ठीक है। और पटना ही जो है वो इंपॉर्टेंट सेंटर भी बना, गैंजेटिक वैली में है, गंगा यहां से बहती है, तो आप समझ ही सकते होंगे पटना कितना ज्यादा फर्टाइल रहा है। फर्टाइल रहेगा तो खेती बहुत बढ़िया होगी। देखो यहां पे शुगर, ओपीएम, कॉटन क्लोथ, सॉल्ट पीटर, इंडिगो तो यही है चंपारण में, पूरा बिहार में, तो बिहार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था, फर्टाइल था, तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो है यहां से भी एक्सपोर्ट जो है वो की जाती थी। पुर्तगाली आए, डच आए, सब लोग यूरोपियन, जितने भी यूरोपियंस हैं उनके लिए पटना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। ट्रेड खूब ज्यादा फला फूला, फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी बढ़िया थी कि ट्रेड और ज्यादा फला, पैसे की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहती थी। जो बैंक्स मतलब जो उस समय सेट हुआ करते थे वो पैसे प्रोवाइड करते थे। तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जो है पटना के बहुत ज्यादा थे। अब अर्बनाइजेशन की बात करें तो हमको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। मर्चेंट्स यहाँ पे बहुत अमीर हुआ करते थे। नवाब ऑफ बंगाल, आपको पता ही है कि नवाब ऑफ बंगाल जो है जो रूल कर रहे थे, उनका भी यहाँ पे जब मुगल का डिक्लाइन हुआ तो बंगाल्स का उदय हुआ, बंगाल बिहार का उदय हुआ। तो हुआ क्या कि नवाब ऑफ बंगाल का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पटना को डेवलप करने में, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग नेटवर्क तो है ही, क्योंकि सीधा आपको नदी से रूट मिलता है तो आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट पावर रहा है पटना, है ना। और पटना को बनाया ही एक तरीके से, जो अगर आप मॉडर्न देखें तो वहां पे ब्रिटिशर ने अर्बनाइजेशन में बहुत ज्यादा काम किया। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूफी जो थे वो भी पटना में आए, जैसे रुकनुद्दीन इश्क, मोहम्मद अली फिदवी, मोहम्मद जफर खान, ये सब जो है पटना में आए। आर्टिस्ट भी यहाँ पे आते थे और यहाँ से बिजनेस करते थे। बहुत सारे यहाँ पे क्राफ्ट्समैन, ब्रोकर्स, मनी लेंडर्स, ज्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो इसी में ही इन्वॉल्व थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कारपेट वीविंग के लिए 3 तरीके की कारपेट जो है वहां पे बनाई जाती थी। तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट था कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अट्रैक्ट हुए और अल्टीमेटली ये सब ब्रिटिश के पास आया, ब्रिटेन के पास आया। और फिर हम देखते हैं ब्रिटेन के समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। बैंगलोर को 2 सेटलमेंट को मिला के बनाया गया है। जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पीट बोला जाता है, जिसको ओल्डर सेटलमेंट, पीईटीई, ठीक है, जो बहुत पुराना है, 5 सेंचुरी मतलब 1500 साल पुराना है। और जो लेटर है, जो नया है, उसको कैंटोनमेंट बोला जाता है, जो ईस्टर्न पार्ट है। कैंटोनमेंट जो है ब्रिटिश ने बनाया, कैंट एरिया ब्रिटिश ने बनाया, मिलिट्री जिनको बोला जाता है, मिलिट्री आउटपोस्ट, वो उनके एरिया होते थे। इन दोनों को मिला के बैंगलोर बनाया गया। समझ रहे हैं, 1949 में दोनों को मर्ज किया गया, सिंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ गया और वहां पे इसको बनाया गया। हालांकि यहां पे 16th सेंचुरी में ही फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। तेलुगु वॉरियर चीफ केम्पेगौड़ा का इंपॉर्टेंट सेंटर रहा था, ये इंपॉर्टेंट मेडिवल सिटी था। ब्रिटिश यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ठीक है। ब्रिटिश ने जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ लास्ट 1799 में, 4th एंग्लो मैसूर वॉर, तो ब्रिटिश ने यहां पे कंट्रोल ले लिया। तो हम ये देखते हैं कि 3 एस्पेक्ट थे यहां पे। सबसे पहले तो बैंगलोर में ही हम देखते हैं कि ब्राह्मण को ग्रांट दिए जाते थे, जिनको अग्रहाराज बोला जाता था। लार्ज टेंपल कॉम्प्लेक्सेस हमको देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स देखने को मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक जो था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा अर्ली पीरियड ऑफ सेटलमेंट के लिए, ठीक है। शुरुआत से ही यहाँ पे देखिए बैंगलोर में आपको बहुत मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटिशर ने ढेर सारे मंदिर देखे और अल्टीमेटली सारे मंदिर ब्रिटिश के अंदर आ गए। फिर मशीनरीज भी यहाँ पे आई, क्रिश्चियन मिशनरीज, सोसाइटी ऑफ जीसस मैसूर में 1648 में आ गई थी। 1724 में चर्च भी बनाया गया, मुस्लिम भी यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में शहर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। ट्रेड, मर्चेंट, आर्टिजन सब यहाँ पे आते थे। फिर औरंगजेब आया तो और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और यहाँ पे फिर ब्रिटिश के पास आ गया सब। अल्टीमेटली सब ब्रिटिश के पास गया जब एंग्लो मैसूर वॉर हुई, है ना। तो सिटी की टेक्सटाइल की बात करें तो सिटी का टेक्सटाइल इतना बढ़िया था कि सेरिंगापट्टनम, गोबीनगर, चित्रादुर्ग, हर जगह जो टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल है यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होते थे और एक्सपोर्ट भी किए जाते थे। 3 तरीके की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। पहली वो थी जो सुपीरियर कॉटन और सिल्क क्लॉथ थे, मतलब जो रॉयल कंजप्शन, जो बड़े बड़े लोग पहनते थे, उनके लिए जो क्लॉथ जो है वो बनाया जाता था। दूसरा वीवर्स। सेकेंड सिस्टम में क्या था कि वीवर्स और मुस्लिम जो थे वो मनी लेंडर्स पे डिपेंड होते थे, ठीक है। और ज्यादातर वो जो गुड्स थे वो लोकल मार्केट में, जैसे पहला जो गुड्स, पहले कपड़े उन लोगों के लिए होते थे जो एलीट क्लास के बड़े लोग होते थे। दूसरा सिस्टम ऐसा था कि जो वीवर्स होते थे वो छोटे होते थे, वो लोकल मार्केट में अपने गुड्स को सेल करते थे। और तीसरा क्लास वो होता था जो लो कास्ट ग्रुप का होता था। फिर ब्रिटिशर आया, ब्रिटिश ने अपने पास ले दी कि जब ब्रिटिशर आया ना तो ज्यादातर शहरों का डिक्लाइन होने लगा।
क्योंकि उनको देखिए, उनको खाली पैसे से मतलब था, उनको शहरों वहरों से मतलब नहीं था। ये एक बड़ी आयरॉनी रही है। ये लेक्चर था 4 शहरों को आज हमने बताया। 18th सेंचुरी की बात है ये। 18th सेंचुरी का ध्यान दीजिएगा, इन शहरों की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो पहले की बात थी। अब 18th सेंचुरी पे हम आ गए हैं। तो आगे हम और भी शहर देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।